अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 95। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। कहाँ भगाया है सिजल को? कौन था वो जो इसे अस्पताल से निकाल कर ले गया? घर की बैठक में ही अदालत सजी थी और फिरदौस इस अदालत की रूबरू खड़ी अपने शोहर को खुद पर चीखता चिल्लाता देख रही थी। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? आप जानते हैं कि सिजल को अगवा किया गया है और मैं तो उस दिन सिरे से अस्पताल ही नहीं गई थी। फिरदौस के लिए ये बाजपुरस गैर मुतवक्को नहीं थी, इसलिए बड़े एतमाद से जलील के सवाल का जवाब दिया। हमें बच्चा मत समझो फिरदौस, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बात न समझ सकें कि उस रोज़ तुम जानबूझकर अस्पताल नहीं गई थी। इस बार शकील ने तफ्तीश में हिस्सा डाला और जलील के लगाए गए इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित करने के लिए दलील दी। इल्ज़ाम तराशी इनके अंदाज में भी थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह था कि वो जलील की तरह चीखने चिल्लाने के बजाय सर्द लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। ड्यूटी चार्ट में अपनी मर्जी से तरतीब नहीं देती। आप जिससे चाहे पूछ सकते हैं कि उस दिन मेरी ड्यूटी न होने में मेरा कोई हाथ नहीं था। इसने खुद को हर सवाल के जवाब के लिए तैयार कर रखा था। आप तो ड्यूटी के बगैर भी इसके बिस्तर की पट्टी से लगी बैठी रहती थी। फिर उस दिन ऐसा क्या था कि आप अपनी लाडली की तीमारदारी के अस्पताल जाने के बजाय घर में बैठी रही? इसका जवाब सुनकर फैसल ने तेज लहजे में तंज का तीर चलाया। पहले इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं इसे फुल टाइम दे रही थी। बाद में वो कुछ बेहतर हो गई तो मैंने ज़रूर समझा कि कुछ वक्त अपने बच्चों पर भी सर्फ करूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सिर्फ इसी दिन ही नहीं बल्कि इससे पहले ही मैंने सिजल की देखभाल की जिम्मेदारी सभी आपस से बांट ली थी और ये इत्तफाकी था कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया सिजल के पास सभी आपा ठहरी हुई थी। क्या ये भी इत्तफाक था कि तुमने ऐन इसी दिन आज़म को सिजल से मुलाकात के लिए जाने की जिम्मेदारी उजाला को सौंपी और अगवाकार को सिजल को बच्चे समेत अस्पताल से ले जाने का मौका मिल गया। जलील और फैसल के लहजे की तुंदी इतनी खतरनाक नहीं थी जितना खौफ वो शकील के सर्द और स्पाट लहजे में वजूद में उतर जाने वाली नज़रों से महसूस कर रही थी। आखिर मैं सिजल को क्यों और किस लिए अगवा करवाऊंगी? इससे मुझे हासिल क्या है? इसने अपने खौफ को झुंझुलाहट के पर्दे में छुपाने की कोशिश की और इस कोशिश में इसकी आवाज़ कदरे बुलंद हो गई। तमीज़ से बात करो जाहिल औरत, क्या तुम्हें होश नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो? जलील को तो इसे अपने बेइज्जत करने का मौका चाहिए होता था। सॉरी, मेरा मकसद शकील भाई से बदतमीजी करना नहीं था, लेकिन खुद पर लगाए गए इल्ज़ाम गलत पर एहतजाज करना तो मेरा हक बनता है ना। इसकी आवाज़ फौरन पस्त हो गई, लेकिन अपना दिफा करना बहरहाल वो नहीं भूली। हिफ्ज़ मुरातब को फिलहाल जाने दो जलील, और मुझे अपनी बेगम से ये सवाल पूछने दो कि उस दिन आज़म को उजाला के साथ अस्पताल भेजना भी महज इत्तफाकी था। शकील किसी सूरत जवाब हासिल किए बगैर इसे बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आप इस इत्तफाक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उजाला और सभी आपस से जाकर पूछिए कि जब वो सिजल की तीमारदारी के लिए अस्पताल में मौजूद थी तो इसे छोड़कर कैंटीन में बैठी दावत क्यों आ रही थी? इनका भी फर्ज था कि इनके साथ साथ रहती। इसके चेहरे से तासुर से जाहिर था कि इसे इन भाइयों की अदालत में खड़े होकर जवाब देना कतई पसंद नहीं आ रहा था। बकवास करती है जाहिल औरत, इल्ज़ाम लगाती मेरी बहनों पर। इसके साफ जवाब ने जलील को एक बार फिर हत्थे से उखाड़ दिया और वो इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर इसे बुरी तरह झटके देने लगा। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर कर रही हूँ। आप खुद ही बताएं कि अगर उजाला और सभी आपा सिजल के साथ रहते तो क्या वो सब इतनी आसानी से हो सकता था जो हुआ? कि आपको इन दोनों के मंजर से गायब हो जाने में भी मेरा कोई किरदार नजर आ रहा है? तकलीफ के बावजूद इसने अपना मुकदमा लड़ना जारी रखा। तुम कुछ भी कहो फिरदौस, मुझे मामला इतना सीधा दिखाई नहीं दे रहा। सिजल के इस तरह गायब हो जाने में तुम्हारा कोई किरदार हो या नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें कुछ न कुछ इल्म ज़रूर है और मैं तुमसे वो कुछ न कुछ जानना चाहता हूँ। आप एक बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। इसने शकील के अंदर तक उतर जाने वाली नज़रों से आंखें चुराई और जलील से मुखातिब होकर बोली, प्लीज़ मेरे बाल छोड़ दे, मुझे तकलीफ हो रही है। अगर तूने शकील भाई के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया तो मैं तेरी खाल भी उतार सकता हूँ। जलील ने बड़ी बेदर्दी से इसके बालों को एक और जोरदार झटका दिया। बात को समझो फिरदौस, तुम इस खानदान की बहू हो और ख़ानदान के मुफादात का ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। सिजल के इस तरह गायब होने से हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। अभी तो मैंने किसी न किसी तरह पुलिस वालों को घर की औरतों से दूर रखा हुआ है, लेकिन अगर इन्हें शक हो गया इस मामले में घर की औरत शामिल है तो वो किसी से रायत से काम नहीं लेंगे।
تم نے فلموں میں پولیس کے مجرموں پر تشدد کے جتنے سین دیکھے ہوں گے، انہیں کم سے کم 4 سے ضرب دوگی تو اصل حالات کو سمجھ سکو گی۔ پولیس والوں کے ٹارچر کو برداشت کرنا عادی مجرموں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ تم تو پھر ایک کمزور عورت ہو۔ جلیل کے طرز عمل سے مکمل چشم پوشی کرتے ہوئے شکیل نے اسے سمجھانے بلکہ کسی حد تک ڈرانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مجھ پر شک کیا ہی کیوں جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس بے حس خاندان میں وہ فرد واحد تھی جو اس مظلوم لڑکی سے ہمدردی رکھتی تھی۔ میں نے اس کے زخم وجود پر مرہم رکھنے کی کوشش کی تھی، یا پھر اس لیے کہ میں اسے یہاں سسک کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے نیم مردہ جسم کو اٹھا کر اسپتال لے گئی تھی۔ غصے کے باعث اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی تھی۔ آواز نیچی رکھو ورنہ گلا دبا دوں گا۔ جلیل سے اس کا زور سے بولنا برداشت نہیں ہوا اور ایک بار پھر بالوں کو جھٹکا دیا۔ دبا دے گلا، ورنہ آنے والے کل میں آپ میری زبان کو بند نہیں رکھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے میں خود ہی پولیس کے سامنے پیش ہو جاؤں اور بیان دوں کہ سیجل کو اپنے شوہر فیصل اور دیگر سسرال رشتہ داروں سے شدید جانی خطرہ ہے۔ فیصل شادی کے بعد اسے متعدد بار تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے۔ وہ اس پر باپ سے وراثت میں حصہ لینے پر زور دیتا رہا ہے، اور اب بھی مجھے شک ہے کہ اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے سیجل کو اغوا کروا کر کسی خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہے تاکہ بلا روک ٹوک بذریعہ تشدد اس سے اپنا مطالبہ تسلیم کروا سکے۔ جلیل جس طرح اپنے بھائیوں کے سامنے اسے تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اور وہ بغیر کسی رد عمل کے یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے، اس چیز نے فردوس کے اندر غم و غصہ بھر دیا تھا، اور اس غصے کی کیفیت میں جو اس کے دل میں آ رہا تھا بولتی چلی آ رہی تھی۔ تیری یہ مجال کہ ہمارے گھر میں کھڑی ہو کر ہمیں ہی دھمکیاں دے، میں تجھے اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تو کہیں جا سکے اور ہمارے خلاف زبان کھول سکے۔ فردوس کی جرت نے جلیل کو چراغ پا کر دیا اور اس کے رخساروں پر متعدد تمانچے رسید کرنے کے ساتھ اسے دھکا دے کے نیچے گرا دیا۔ نیچے گرانے کے بعد وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس منظر نے کھڑکی کی جھری سے سب کچھ دیکھتی شاہدہ کے جسم میں کپ کپی پیدا کر دی اور وہ خوف کی شدت سے ہانپتی کانپتی مدد کے لیے بھاگی۔ اس کا پہلا ٹکراؤ ہی اجالا سے ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے پر ایسے ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ اجالا نے اس کے چہرے پر سبز خوف کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ بی بی۔ شاہدہ کے منہ سے بمشکل الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ اجالا نے سر جھنجھوڑا۔ وہ جلیل صاحب، وہ فردوس بی بی کو بری طرح مار رہے ہیں، وہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ آخرکار شاہدہ صورتحال بیان کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ کیا؟ یہ سن کر اجالا کی بھی سٹی گم ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے حرکت میں آئی۔ کہاں ہے وہ؟ چلاؤ میرے ساتھ۔ شکیل صاحب کی بیٹھک میں جی، شاہدہ نے بتایا اور ہانپتی کانپتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اجالا کو کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دینے کا خیال نہ آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے دروازے کو چوپٹ کھول دیا۔ شاہدہ البتہ نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے دروازے کے ایک طرف ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اجالا نے کمرے میں قدم رکھا اور اندر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فردوس نیچے قالین پر ہوش و حواس سے بیگانی بے حرکت پڑی تھی اور جلیل اس حالت میں اس سے چند قدم دور کھڑا تھا کہ اس کی سانس اس کے سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ایک ایک بازو کو شکیل اور فیصل نے جکڑ رکھا تھا۔ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ کمرے میں موجود نفوس نے اس کے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ دوسرا سوال کرتی گھٹنوں کے بل فردوس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی، بھابھی اٹھیں۔ اس نے کچھ گھبرا کر فردوس کو آوازیں دینا شروع کی اور دھیرے دھیرے اس کے رخساروں کو تھپ تھپایا۔ اس عمل کے دوران وہ فردوس کے رخساروں پر چھپے انگلیوں کے نشانات دیکھ چکی تھی، پھر اس کی گردن پر موجود نشانات بھی اس کی نظروں میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا یہ مر گئی ہیں؟ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھائیوں کو دیکھتی مستفسر ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، صرف بے ہوش ہے، شکیل نے سے جواب دیا اور فیصل کو اشارہ کیا وہ جلیل کو لے کر وہاں سے چلا جائے۔ فیصل اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے فوراً حرکت میں آ گیا، جبکہ شکیل نے اجالا کے ساتھ ہی فردوس کے قریب بیٹھ اس کی نبض کلائی پر ہاتھ رکھا۔ مری نہیں، زندہ ہے، نبض چل رہی ہے، مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں سانس نہیں آ رہی۔ اجالا کو بڑے بھائی کے بیان نے مطمئن نہیں کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم خامخواہ پریشان مت ہو، میں ڈاکٹروں کو کال کرتا ہوں۔ سپاٹ سے لہجے میں سے جواب دیتے ہوئے شکیل خود بھی قدرے پریشانی کا شکار ہو چکے تھے۔ بے شک فردوس کی نبض چل رہی تھی، لیکن اس کی رفتار بے حد سست تھی۔ کیا انہیں جلیل بھائی نے مارا ہے؟ شکیل کے کال سے فارغ ہونے کے بعد اجالا نے دریافت کیا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، میری اپنے ایک جاننے والے ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، وہ اپنی ایمبولینس بھجوا رہا ہے، ہم فردوس کو اس کے اسپتال میں شفٹ کر دیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ابا جی نے تو کبھی یہ رویہ نہیں اپنایا
फिर उनके बेटों में ये आदत कहाँ से आ गई कि अपनी बीवियों को इज्जत देने के बजाय इन्हें ठोकरों में रखने लगे। वो फिर दोस्त की हथेलियों को सहलाती रोती भी जा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खामोश रहो, अगर ये बकवास किसी और के सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शकील ने इसे सर्द लहजे में धमकाया तो इसने अपने लब सीने पड़े। वक्त के पलटा खा जाने से इसे यूं खामोश हो जाना भी सिखा दिया था। अब वो उजाला नहीं रही थी जिसकी त्योरी के बल पूरे घर को हिला डालते थे। एक तो सुनील वाले मामले ने इसकी नजरें सबके सामने झुका दी थी, तो दूसरी तरफ नियाज शाह की अदम मौजूदगी ने इसकी हैसियत बदल दी थी। इन चंद दिनों में ही इसने जान लिया था कि मर्दों के इस मुआशरे में औरत बस उस वक्त तक सचड़ी होती है जब तक इसे सपोर्ट करने वाला मर्द ताकतवर मुकाम पर हो। इसकी हुक्मरानी भी अपने अब्बा जी के बल पर थी। वो मंजर पर नहीं रहे थे तो सारा मंजर ही बदल गया था। मेरे ख्याल में एम्बुलेंस आ गई है, तुम ये रोना धोना बंद करो और इससे कोई चादर उड़ा दो ताकि तरीके से अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। चंद मिनट गुजरे तो शकील ने बाहर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनकर इसे हुक्म दिया। इसने हुक्म की तामील की। फिर दोस्त को एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के लिए शाहिदा समेत दीगर मुलाजमाओं को बुलाना पड़ा। मुलाजमीन के साथ साथ घर की ख्वातीन को भी खबर हो गई थी। सब आंखों में तजस्सुस लिए ये सारा मंजर देख रही थी। नसरीन, तुम्हें मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। औरत का मामला इसलिए किसी औरत का साथ होना जरूरी है। शकील ने अपनी बेगम को हुक्म दिया और खुद गाड़ी की चाबियां उठा ली। इस अरसे में फिर दोस्त को एम्बुलेंस में मुंतकिल करके ऑक्सीजन लगा दी गई थी। मैं भी साथ चलूं भाई? उजाला ने इजाजत तलब की। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी भाभी तजर्बाकार है, वो ज्यादा बेहतर तौर पर फिर दोस्त की देखभाल कर सकती हैं। शकील ने रुखाई से जवाब दिया। हकीकतन फिर दोस्त के लम्हा बलम्हा नीले पड़ते चेहरे ने इन्हें भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। ऐसे में इन्हें खदशा था कि कहीं उजाला को साथ ले जाने से मामला खराब ना हो जाए। अपनी बेगम को तो वो रास्ते में ब्रीफ कर देते तो वो उनकी मंशा के खिलाफ किसी के सामने जुबान से एक लफ्ज न निकालती। घर से बाहर कोई ना निकलने पाए। अगर मैंने कहीं से कुछ सुना तो एक एक की खाल उतार कर रख दूंगा। एम्बुलेंस के पीछे रवाना होने से कबल शकील सबको धमकाना नहीं भूले थे। इत्तफाक से वक्त भी ऐसा था कि फिर दोस्त की बच्चियों समेत घर के बेशतर बच्चे अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में थे, इसलिए थोड़ी सी कोशिश से बात को घर से बाहर निकलने से रोका जा सकता था। इनकी अस्पताल रवानगी के बाद घर में चेमगोइयों का सिलसिला शुरू हो गया। खवातीन ने उजाला से तफसीलात जानना चाही, लेकिन वो किसी को कुछ भी बताए बगैर अपने कमरे में बंद हो गई और ये तय था कि जब उजाला कुछ ना बताना चाहे तो कोई इसे उगलवा नहीं सकता। सारे वाक़े की असल चश्मदीद गवाह शाहिदा ने तो मुंह से भाभी नहीं निकाली थी कि इसे किसी बात का इल्म है। वो खुद को दीगर मुलाजमाओं की तरह इंजान जाहिर करती हुई मामूल के काम काज निपटा रही थी, लेकिन अंदर से बेहद खौफजदा हो चुकी थी। इसे एहसास हो रहा था कि सिजल वाले मामले में इसने जो किरदार अदा किया था वो इसके लिए मुसीबत भी बन सकता है। फिर दोस्त के हुक्म पर वो इस मोबाइल फ़ोन को सिम समेत तल्फ कर चुकी थी जिसके जरिए माँ से रब्ता रहता था। फिर भी अंदेशे अंदर ही अंदर लर्जा रहे थे। फिर दोस्त का हाल देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर शक का कांटा इस पर आ रुका तो फिर इसका इंजाम क्या होगा। इसे अपने साथ तो जरा बराबर रू रायत की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। आज की रात छुट्टी दे दे बीबी। जी अजीब तरह से घबरा रहा है, घर और बच्चों की भी याद आ रही है। मुसलसल ज़हनी तनाव ने इसे इतना सताया कि वो शाम ढले नसरीन से छोटी बहू शाजे के सामने जा खड़ी हुई और लजाजत से इससे दरख्वास्त की, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी का दिन नहीं है। फिर नसरीन भाभी भी घर में मौजूद नहीं, तुम्हारे बेवक छुट्टी करने से वो नाराज़ हो जाएंगी। शाजे ने तजब्जुब का मुजाहरा किया। वो क्यों होगे नाराज़? कि आपका कोई इख्तियार नहीं, आप भी तो इनकी तरह इस घर की बहू ही हैं। शाहिदा बरसों से घरेलू मुलाजमाओं का काम कर रही थी और इसे मालूम था कि कौन सा काम निकलवाने का क्या गुर था। यहाँ भी इसने शाजिया को ज़रा चढ़ाकर अपना मकसद आसानी से पूरा कर लिया। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ध्यान रखना कल सुबह 11 बजे तक वापस आ जाओ। शाजिया ने अपने इख्तियार को साबित करने के लिए न सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि नखवत से अगला हुक्म भी सादिर कर दिया। आ जाऊंगी बीबी, आप फिक्र ही ना करें। शाहिदा को इजाज़त मिली तो गोया पर लग गए। एक रात की छुट्टी गुजारने के लिए इससे कोई साजो सामान तो साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अपना बोसीदा सा बटवा संभाल कर फौरन ही घर से रवाना हो गई। उम्रा का इलाका होने की वजह से आसपास से कोई सवारी मिलने का इम्कान नहीं था। जल्द अज जल्द मंजिल पर पहुंचने की ख्वाहिश में वो तेज तेज कदम उठाती अपनी धुन में आगे बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए उस गाड़ी पर कतई ध्यान नहीं दे सकी जो किसी सांप की तरह रेंगती इसके करीब आई और बहुत एहतियात से इसे हल्के से साइड मारी। गाड़ी का ये हल्का सा धक्का ही शाहिदा को लौटखड़ा कर सड़क पर गिराने के लिए काफी था। हाय रब्बा, मर गई मैं, मेरे गोडे गिट्टे टूट गए। शायद इस टकराव से इस कदर दहशतज़दा हुई कि
आज खुद उठने की कोशिश करने के बजाय वही सड़क पर पड़ी दुआएं देने लगी। सॉरी, मैं जरा जल्दी में थी इसलिए तुम पर नजर नहीं पड़ी। क्या ज्यादा चोट आई है? गाड़ी से टक्कर मारने के बाद भागी नहीं थी, बल्कि चंद कदम आगे जाकर रुक गई थी और इसमें से एक अल्ट्रा मॉडर्न और खूबसूरत औरत उतरकर इसके करीब खड़ी झुककर इससे पूछ रही थी, मेरा गोडा बहुत दर्द कर रहा है बीबी, लगता है टूट ही गया है। एक अमीर औरत को अपनी गलती पर नादिम पाकर शाहिदा ने मौका से फायदा उठाने का सोचा और मजीद शोर मचाया। इसके हिसाब से इसके लिए एक अच्छी बात यह थी कि एक दो राहगीर जो इसी की तरह मुलाजिम पेशा दिखाई देते थे इस तरह मुतवज्जो होकर करीब आ खड़े हुए थे। आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। औरत इसके शोर मचाने पर कदरे खूबसूरत दिखाई दी और परेशान से लहजे में से पेशकश की, सिर्फ इलाज मुआवजा न करवाइएगा बेगम साहिबा, गरीब को घर जाने में कुछ रुपए भी दे दीजिएगा, बेचारी अपना जाने कितने दिनों तक काम पर नहीं जा सकेगी। और इसके आपकी तरह पैसे वाले मालिकों ने काम से बिना निकाला तो इसकी पगार जरूर काट लेंगे। राहगीरों में से एक ने किसी मजदूर लीडर की तरह तकरीर झाड़ने वाले अंदाज में इसे नसीहत की, सब हो जाएगा भैया, आप इन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाने में मेरी मदद करें, बल्कि रुके, मैं गाड़ी रिवर्स करके यहाँ ले आती हूँ ताकि आसानी रहे। औरत ने खुद ही तजवीज़ पेश की और फौरन ही इस पर अमल भी कर डाला। दोनों राहगीरों ने शाहिदा को सहारा देकर खुले दरवाजे से अगली पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक होने की वजह से अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो सके। मदद का शुक्रिया भाई, ड्राइविंग सीट पर पाजमा औरत ने तमस्कुराना लहजे में कहा और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा गई। हाई हुई करती शाहिदा ने इसके अंदाज की इस तब्दीली को महसूस किया और चौंक कर इसकी तरफ देखा। मुझे मालूम है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तुम मेरे गले पड़ने के लिए मचल रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें इच्छा पूरी कर दूं। वो औरत जो कुछ देर कबल हादसे पर खौफजदा और परेशान दिखाई दे रही थी अब बिल्कुल मुख्तलिफ लहजे में शाहिदा से मुखातिब थी। इसके अंदाज की इस तब्दीली पर शाहिदा चौंक कर इसको देखा तो ये देखकर लर्ज गई कि औरत के बाएं हाथ में लंबी नाल वाला पिस्टल मौजूद है। ऐसे क्या देख रही हो? कभी कभी शिकारी खुद भी जाल में आ फंसता है। औरत ने गोया इसकी कैफियत से हिज उठाया। मैं आपकी गाल समझी नहीं बीबी, कैसा शिकार और कौन शिकारी? सवाल करते हुए इसकी आवाज़ कांपने लगी। समझकर तुम्हें करना भी क्या है, बस इतना जान लो कि मुझे तुमसे कुछ काम है और आज किस्मत से तुम मेरे हाथ आ गई हो। ड्राइविंग करती औरत जो कि सोनिया थी जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोलती शाहिदा को मजीद हरासा कर गई। माज की तलाश में इसने जिन नुकात पर गौर किया था इसमें से सबसे अहम इसे यही लगा था कि माज ने सिजल को अस्पताल से ऐसे ही अगवा नहीं कर लिया होगा। अंदर का कोई बंदा रहा होगा जिसे सिजल के मुतल्लिक इत्तलात फराहम करता रहा होगा। इस अंदर के फर्द के मुतल्लिक जानने के लिए इसने एक मुलाजिम के जरिए ही सींध लगाई थी। मुलाजिम की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक घर में दो अफराद सिजल के करीब थे, एक इसकी जिठानी डॉक्टर फिरदौस और दूसरी मुलाजमा शाहिदा। इन दो अफराद में से इसने शाहिदा का इंतखाब किया था क्योंकि इसका तजर्बा था कि अमूमन घर के राज इन मुलाजमीन के जरिए ही बाहर निकलते हैं। शाहिदा के इंतखाब के बाद दूसरा मसला शाहिदा तक रसाई का था। मालूमात के मुताबिक बाहर के कामकाज के लिए मर्द मुलाजमीन को ही जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। मुलाजमा सिर्फ अपने हफ्तावार छुट्टी वाले दिन घर से बाहर निकलती थी या इस सूरत में कि घर की ख्वातीन शॉपिंग या किसी दूसरी जरूरत के लिए अपने साथ ले जाना चाहें। सोने ने शाहिदा को इसकी छुट्टी वाले दिन ही छापने का फैसला किया था और इसके लिए अभी से दरमियान के 3 दिन इंतजार करना था, लेकिन अचानक इसे इत्तला मिली कि आज शाहिदा इत्तफाकी छुट्टी लेकर अपने घर जाने का इरादा बांध रही है। इसने अपनी तबीयत की खराबी का उज़र तराशते हुए छुट्टी लेने का फैसला किया था। इत्तला देने वाले को यकीन नहीं था कि इसे छुट्टी मिलेगी या नहीं, लेकिन सोनिया ने 50% इम्कान की बुनियाद पर ही कोशिश करने का फैसला कर लिया था और इसका यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ था। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं जी? शाहिदा को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि इसे किसी अस्पताल ले जाने का इरादा नहीं रखती। अगर ऐसा होता तो वो रास्ते में पड़ने वाले 2-3 अस्पतालों में से किसी एक का रुख कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया तो साफ जाहिर था कि इसके कुछ और ही अज़ाइम थे। इन अज़ाइम को न समझने के बावजूद शाहिदा को इससे इतना खौफ आ रहा था कि वो खुद को लगने वाली चोटों की तकलीफ भी फरामोश कर चुकी थी। परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी गलत जगह नहीं ले जा रही। मुझे तुमसे बस अपने चंद सवालात के जवाब चाहिए। तुम जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भिजवाने के साथ साथ इनाम भी दूंगी। इसकी परेशानी देखते हुए सोनिया ने इसके साथ नरमी करने का फैसला किया। कैसे सवालात जी? अगर आप मेरे मालिकों का कोई राज जानना चाहते तो जान ले कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं नमक हराम नहीं हूँ। शाहिदा की छठी इस मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही थी और इसे खुद ही इदराक हो गया था कि शक्ल इसे बेहद अमीर कबीर दिखती औरत को
اس جیسی معمولی ملازمت سے کس نوعیت کا کام ہو سکتا ہے، اس لیے پیشبندی کے طور پر پہلے ہی اعلان کر دیا۔ جب تم سیجل کے متعلق معاذ کو اطلاعات فراہم کرتی تھی اس وقت تمہاری وفاداری کہاں تھی؟ سونے نے اندھا تیر چلایا تھا جو ٹھیک نشانے پر جا لگا، اور رد عمل میں شدید گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہدہ نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے کی کوشش کی، لیکن اسے دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے اس کوشش میں کبھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری مرضی کے بغیر تم ہرگز بھی اس گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آرام سے بیٹھی رہو۔ سونے نے اسے تنبیہ کی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم مجھے کہیں نہیں لے جا سکتی۔ شاہدہ کی حالت بند کمرے میں قید بلی کی سی ہو گئی اور اس نے اپنے انجام کی فکر کیے بغیر سونے پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس جیسی عام عورت سونے جیسی عیار اور مکار حسینہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس نے ایک ہی بار میں شاہدہ کے حملے کو پسپا کر دیا اور اپنی کھوپڑی پر بستر کے دستے کی ضرب کھا کر ہائے کی آواز نکالتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے پر اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا تو دہشت کا گراف کچھ اور بلند ہو گیا۔ اس بلندی کو اوج تک پہنچانے کے لیے وہاں سجے تشدد کے آلات نے مزید کردار ادا کیا اور کسی لرزے کے مریض کے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگا۔ کیسی ہو شاہدہ؟ ان بندشوں سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ الفاظ ہمدردی لیے ہوئے تھے، لیکن پوچھنے والی کا لہجہ اتنا سرد سپاٹ تھا کہ وہ کم فہم عورت بھی ان الفاظ میں غیر سگالی نہ رونگ سکی۔ مجھے معاف کر دے بی بی، میں غریب کمین عورت ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اب مجھے یہاں سے جانے دے۔ اگر وہ حرکت کرنے کے قابل ہوتی تو ہوا میں چابک کو ایک خاص انداز میں چٹخاتی سونے کے قدموں میں جا گرتی۔ معافی ہے، بس مجھے میرے سوالوں کے دوسرے جواب دیتے جاؤ۔ وہاں وہی ایک مطالبہ تھا۔ اگلے چند منٹوں میں اس نے ثابت کر دیا کہ شاہدہ کے پاس سچ بولنے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن سچ بھی اس نے آگے بڑھنے میں اسے زیادہ مدد نہیں دی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں فردوس کا بھی کردار تھا۔ اس کے علاوہ وہ شاہدہ سے اس کی ضائع ہو جانے والی سم کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس کے ذریعے وہ ماں سے رابطے میں رہتی تھی۔ تمہارے اندر ڈینٹنگ پینٹنگ کا کافی کام نکلا ہے، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر کسی کے سامنے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو اس کا انجام تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ دل ہی دل میں اپنے آئندہ کا لاہ عمل طے کرتے ہوئے اس نے ادموئی پڑی شاہدہ کو مخاطب کیا۔ مجھے میرے بچوں کی قسم جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس یہی کہوں گی کہ کسی گڈی نے ٹکر مار دی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہ کر اپنا ہی بھلا کرو گی۔ کسی گڑبڑ کی صورت میں یاد رکھنا میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ میں تمہیں پاتال میں سے بھی کھینچ لاؤں گی۔ سونے نے اسے مزید دھمکایا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک اسپتال کے قریب اتار کر اپنے ٹھکانے پر واپس آئی تو خود اپنے رویے پر حیران تھی۔ اصولاً معلومات کے حصول کے بعد اسے شاہدہ کو ہلاک کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ خلاف معمول اس پر رحم کھا گئی تھی۔ رحم کھانے جیسا مثبت رویہ سونیا خان میں کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں اس کے اندر ایک گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس کی کوکھ سے کوئی بڑا ہنگامہ جنم لینے کے لیے بے چین تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔